हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि व्हाट इज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। जी हां, तो मैं आपको इस वीडियो में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। उसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा कि बेसिकली होता क्या है और कौन से कंपनीज इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं इसमें क्या क्या की फीचर्स है, मतलब इसमें अच्छाइयां क्या क्या है जो कि इसमें लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब स्मॉल कैप की बात आती है ना, तो आपको सबसे पहले लार्ज कैप और मिड कैप के बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद आपको स्मॉल कैप की क्लैरिटी थोड़ा अच्छे खासा मिलेगा। तो लार्ज कैप बेसिकली क्या होता है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें बेसिकली लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। जो कैपिटलाइजेशन होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, वो ज्यादा होता है, तो वो होता है आपका लार्ज कैप कंपनीज। तो लार्ज कैप कंपनीज जो होती है, मतलब वो आपका अगर देखा जाए तो टॉप की जो 100 कंपनीज होती है वो लार्ज कैप कंपनीज में काउंट किया जाता है और उनको ज्यादातर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में कंसिडर किया जाता है। तो आपने जैसे सुना होगा जो कैनरा रोबेको का ब्लू चिप इक्विटी फंड है, या फिर लार्ज कैप जैसे मीरा एसेट का लार्ज कैप फंड है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जो 80 से 85% करीब करीब उसमें लार्ज कैप कंपनी जो बड़ी कंपनीज होती है उसका मिक्सचर होता है। और बाकी जो बचे 15% या 20% वो अपना अपने हिसाब से मिड बेस कंपनी, जो मिडिल कंपनी हो गया या फिर जो छोटी कंपनीज हो गया, उसको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। उसके बाद सेकंड बात करें तो वो आपका मिड कैप। तो मिड कैप मतलब यहाँ पे मीडियम बेस कंपनी। मीडियम बेस कंपनी मतलब फ्यूचर में ये लार्ज कैप कंपनी बन सकती है। तो अब ये बीचों बीच में है। तो इसमें कौन सी कंपनीज आती है, तो उसमें अगर देखा जाए 1 से लेकर 100 कंपनी तक का तो आपके नंबर, मतलब जो आपको मैंने बता दिया वो लार्ज कैप कंपनीज हो गई। उसके बाद 101 नंबर से लेकर 250 तक के बीच में जो भी कंपनीज आती हैं वो आपका मिड कैप कंपनीज हो गई। तो ये अगर मान लीजिए वो कंपनी अगर 101 वाला कंपनी है, वो अगर थोड़ा बहुत अच्छा खासा तरक्की कर रहा है और बाद में अगर देखा जाए वो 99 में आ जाता है या 98 पोजीशन में आ जाता है, तो वो लार्ज कैप में कहला मतलब काउंट किया जाएगा। तो ये जो चीज है आपको इसके बेसिस पे ही मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इसमें जो 150 कंपनी का एक्सपोजर होता है, तो अगर आप सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से देखें तो मिड कैप जो होता है उसमें मिनिमम, अगर मिड कैप का म्यूचुअल फंड है तो मिनिमम उसमें 68 या 66% तक का मिड कैप की कंपनीज होनी चाहिए। उसके बाद बाकी के बचे जैसे 30% या 32% वो आपका स्मॉल कैप में ले सकते हैं, फिर लार्ज कैप में की कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब नंबर 3 पे आता है, जो आपका मेन बात है जिसमें मैंने वीडियो बना रखा है, वो आपका स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी आती है, जो 250 के बाद जितने भी नंबर आते हैं, 251 से लेकर जितने भी कंपनीज आती हैं, जिनके भी स्टॉक्स होते हैं, वो सारे काउंट किया जाता है स्मॉल कैप कंपनीज में। तो अब देख पा रहे हैं, मतलब अभी आप कंफ्यूजन होगा, आपने कभी बार सुना होगा माइक्रो कैप कंपनीज। माइक्रो कैप क्या होता है, तो देखिए स्मॉल कैप कंपनीज और माइक्रो कैप कंपनीज दोनों सेम होता है। तो लेकिन उनमें डिफरेंस ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका 5000 नंबर वाला जो कंपनी है, जो मतलब जिसका जो पेनी स्टॉक है, मतलब मान लीजिए उसका प्राइस अभी 1 रुपए 2 रुपए चल रहा है, नया नया आया है मार्केट में, तो अभी उस पर कोई ज्यादा भरोसा नहीं है, कुछ ज्यादा अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, माइक्रो कैप में काउंट होता है। लेकिन हाँ, वो भी स्मॉल कैप है। लेकिन जो आपका नंबर 251 पे आता है या 252 पे आता है, वो भी आपका स्मॉल कैप कंपनीज में कहलाएगा। लेकिन 251 या 252 नंबर में जो आता है, जो 5000 नंबर में आता है, उनमें डेफिनेटली बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब देखिए 70 नंबर के जो स्टॉक, 70 रुपीज का जो स्टॉक प्राइस है, वो आपका स्मॉल कैप कंपनीज में भी कहलाएगा। जिसका स्टॉक प्राइस 1 रुपीज है, वो भी आपका स्मॉल कैप कंपनीज में कहलाएगा। लेकिन जो 70 रुपीज का, वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत वेल एस्टेब्लिश कंपनी है। भले ही वो छोटी कंपनी दोनों ही है, दोनों ही स्टार्टअप कंपनी है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा वेल एस्टेब्लिश है। तो ये एक डिफरेंस होता है, तो ये आपको जानना जरूरी है। तो मैंने आपको वीडियो में क्लैरिटी दे दी है कि मतलब स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में क्या डिफरेंस है। दोनों ही स्मॉल कैप है, बस उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी का कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए उसमें ये माइक्रो कैप और स्मॉल कैप की दो अलग अलग कैटेगरी बन गई है। लेकिन अगर देखा जाए कोई माइक्रो कैप का स्पेशलाइज्ड म्यूचुअल फंड नहीं है, लेकिन कुछ कुछ म्यूचुअल फंड है जो माइक्रो कैप का एक्सपोजर अच्छा खासा लेते हैं, ताकि अपने अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सके। तो स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें तो स्मॉल कैप में क्या होता है कि इसमें भी वही, जैसे मैंने आपको मिड कैप के बारे में बताया कि 68% तक का मिड कैप होना जरूरी होता है, मिड कैप कंपनीज का कंपोजर होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए स्मॉल कैप में वही है, 68 या 66% जो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से स्मॉल कैप में उनको, मतलब उनको अपना जो पोर्टफोलियो में रखना ही पड़ेगा। बाकी के जो बचे 32% या 30%, वो अपने हिसाब से मिड कैप या फिर लार्ज कैप में अपना एलोकेशन कर सकते हैं। वो टोटल डिपेंड करता है फंड मैनेजर पे। अब ये हो गया स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में।
अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके की फीचर्स क्या है, कि मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। कि आप देखिए, मैंने आपको ये बता दिया कि अरे छोटी कंपनी, जब छोटी कंपनी में रिस्क है, अपना पैसा थोड़ा ना डुबाना है, तो यहाँ पे क्यों आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है इसका फीचर है वो आपका हायर ग्रोथ पोटेंशियल। जी हाँ, देखिए इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है ना वो बहुत हायर होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको एक साल में ना 40 से 50% तक का रिटर्न देने की कैपेबिलिटी भी रखता है, और यहाँ पे 40 से 50 माइनस कर रिटर्न देने की भी कैपेबिलिटी रखता है। तो मतलब आप देख पा रहे कि मतलब पैसा आपका यहाँ पे 50% बढ़ भी सकता है, 50% नीचे भी जा सकता है। तो आप देख पा रहे कि मतलब यहाँ पे आपको वॉलिटिलिटी बहुत देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा रहता है। पोटेंशियल कैसे रहता है, देखिए इंडिया जो है ना एक डेवलपिंग नेशन है। डेवलपिंग नेशन में जो छोटी कंपनीज होती है, जो स्टार्टअप कंपनीज होती है, उसमें ज्यादा पोटेंशियल रहता है। जैसे आपने अपनी मोदी जी का स्लोगन सुना होगा, मेक इन इंडिया, जो कि वो स्टार्टअप को बहुत ज्यादा मतलब भरोसा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो स्टार्टअप कंपनीज ही है जो इंडिया का फ्यूचर है। वो कंपनीज बड़ी होगी तो इंडिया का डेवलपमेंट होगा। लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है, मतलब एग्जांपल लीजिए यूएसए, यूएसए में ऑलरेडी जो कंपनीज है वो ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो वहां पे जो स्टार्टअप कंपनीज है, जो छोटी कंपनीज है, उनका स्कोप बहुत ही कम है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जो डेवलपिंग नेशन में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें जाए इंडिया में 70 से 75% अभी भी रूरल एरिया में कवर अप है, मतलब सिर्फ 20 या 25% तक का सिटी में कवर अप है। और अगर आप उसमें लार्ज सिटी और स्मॉल सिटी या फिर स्मॉल टाउन को अगर आप अलग कर दे, तो लार्ज सिटी सिर्फ आपका 10% या 15% ही आपका निकलेगा, बाकी बचे 80 या 85% आप बोलेंगे कि यार सेमी रूरल या रूरल एरिया में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा है डेवलपमेंट का। नंबर 2 है हायर रिस्क। जी हाँ, इसमें फीचर्स मैंने आपको बता दिया कि जो हायर रिस्क इसमें डेफिनेटली बने रहेगा। मैंने आपको बताया रिस्क पे भी रिस्क लेके चलता है। अगर आप उसमें रिसर्च करके अगर नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको और ज्यादा रिस्क लेगा, क्योंकि देखिए कुछ कुछ वैसे मैंने आपको बताया, जैसे 251 नंबर वा जो कंपनी है वो आपका स्मॉल कैप में आ जाता है, और आपका जो 5000 नंबर वाला जो कंपनी है वो भी आपका स्मॉल कैप में आ जाता है। तो ये जो दोनों है, लेकिन दोनों में डेफिनेटली डिफरेंस है। जो 251 या 252 नंबर वाला कंपनी है, उसमें जो अभी उसने इस पोजीशन में जो आया है वो डेफिनेटली हार्डवर्क करके आया है, अच्छा खासा डेवलपमेंट करके आया है। लेकिन जो 5000 वाला नंबर का जो कंपनी है वो अभी तक उसने स्टार्ट भी नहीं किया है। तो आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसमें फंड मैनेजर ने कौन सा स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपको कैसे पता चलेगा। आपको रिसर्च करना पड़ता है, और अगर आप रिसर्च भी करते हैं ना तो फंड मैनेजर वो चेंज करते रहते हैं। तो वो जब चेंज करते रहते हैं तो आपका रिसर्च भी जीरो हो गया। तो ये जो चीज है, मतलब थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बना रहता है। तो यहाँ पे अगर आप हाई रिस्क टेकर है, आपका टाइम फ्रेम ज्यादा है, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 3 में आता है आपका लॉन्ग टर्म फोकस। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आया है, मतलब मिनिमम 10 years तक सोच के आया है, वो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करे, वरना बिल्कुल भी मत देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास बेकार का पैसा है और आपके पास टाइम फ्रेम 10 साल है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, आप 10 साल तक पैसे नहीं निकालेंगे, तो तभी आप जाके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपका टाइम फ्रेम 10 साल तक आप वेट करेंगे, चाहे मार्केट नीचे जाए ऊपर आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मंथली सिप करते जा रहे हैं, मतलब एसआईपी करते जा रहे हैं, तो आपका पैसा जो एवरेज आउट होकर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न 20 से 25% तक का हर साल का कंटिन्यूस रिटर्न मिल सकता है, बशर्ते कोई ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन ना आ जाए, या फिर वॉर लाइक सिचुएशन ना आ जाए, या फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन ना आ जाए। तो ये अगर नहीं आए, फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए, तो ऐसी चीजें नहीं आए, तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही अच्छा खासा मैसिव रिटर्न मिलने के चांसेस है, अगर आप 10 साल तक वेट करते हैं, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये था जो टोटल मैंने आपको बताया की फीचर्स, और ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बताया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आप किन किन लोगों को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं, जो बंदे बहुत ज्यादा रिस्क टेकर है, मतलब जो लोग ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि देखिए मिड कैप भी होता है ना, जो मीडियम बेस्ड कंपनी होती है, वो भी रिस्क होता है। मतलब आपको बता रहा हूं, जो इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इक्विटी अपने आप में रिस्क है। मतलब जो लार्ज कैप कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो भी रिस्क है। लेकिन वहां पे क्या है कि आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। मतलब अगर आप देखेंगे, जैसे इंडेक्स फंड है आपका, लार्ज कैप कंपनीज का जो रिटर्न देखेंगे, आपको ऑल टाइम में 15 या 16% तक का मिल गया है, और वो थोड़ा बहुत स्टेबल रहता है। अगर आपके यहाँ मार्केट करेक्शन आया, मार्केट गिरा, तो उसमें इतना ज्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी कंपनी है, उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो छोटी कंपनीज है, उनमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। जब इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, जब इकोनॉमी नीचे गिरता है, तो बड़ी तेजी से गिरने वाला आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका मिड कैप म्यूचुअल फंड है। तो आप
अगर रिस्क ले सकते हैं, रिस्क पे भी रिस्क ले सकते हैं, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। आपका टाइम फ्रेम 10 साल से ज्यादा हो तभी इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आपका पास बेकार का पैसा है, मतलब जो कि आपको इमरजेंसी टाइम में पैसा आपको नहीं निकालना है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। और खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करेगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्योंकि इनमें और भी कई चीजें फैक्टर्स होती है जब आप इन्वेस्टमेंट करें, जैसे आपका एक्सपेंस रेशियो होता है, जब फंड मैनेजर को मैनेजमेंट फीस पेमेंट करते हैं तो ज्यादा एज एन मैनेजमेंट फीस आपको पेमेंट ना करना पड़े। सेकंड नंबर आपका और भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि रिस्क को एडजस्ट करके कितना अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है, वो भी आपको चेक करना पड़ता है। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप भी नहीं होना चाहिए, मतलब मान लीजिए आपने दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया और वहां पे पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है, तो फायदा क्या आपने, क्योंकि वो दोनों में सेम कंपनीज का एक्सपोजर है। तो ये चीजें जो आपको थोड़ा बहुत पैरामीटर्स चेक करने पड़ते हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये इसी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मैंने आपको बस शॉर्ट में बता दी कि चीजें है क्या। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं सब लाता रहता हूँ। थैंक यू।